गुजरात के वडोदरा महानगर पालिका और आईओसीएल के बीच ट्रीटेड वेस्ट वाटर सप्लाई मामले करार किया गया है। इस करार का 10 करोड़ 23 लाख का पहला चेक मेयर पिंकी सोनी को आईओसीएल द्वारा दिया गया है। वडोदरा महानगर पालिका के साथ मिलकर आईओसीएल द्वारा 40 एमएलडी ट्रीटेड वाटर सप्लाई पर करार किया गया है। इस मुद्दे आयोजित बैठक में प्रोजेक्ट पर चर्चा की गई, जिस पर आईओसीएल के एमडी राहुल प्रशांत ने जानकारी दी। आज बीएमसी और इंडियन ऑयल गुजरात रिफाइनरी के बीच में जो एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, इसमें हम लोग ट्रीटेड वाटर प्रोग्रेसिवली देंगे 40 mld तक। ये एक बहुत बड़ा एक कदम है फ्रेश वाटर रिडक्शन में। इंडियन ऑयल हमेशा इस बात के लिए प्रतिबद्ध रही है कि अपना वाटर फुटप्रिंट को कम करें, ताकि आने वाले जनरेशन में फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी बनी रहे। हमने इंडस्ट्रीज में ये ट्रीटेड वाटर हम लोग यूज करेंगे 20 mld, और प्रोग्रेसिवली जैसे जैसे आगे भी हमारे प्लांट आते जाएंगे 40 mld तक हम लोग उसमें लेंगे। ये एक बहुत बड़ा स्टेप है और मैं वीएमसी का भी बहुत आभारी हूँ। गुजरात के भुज के सुमसासर शेख गांव में दूध उत्पादक मंडली द्वारा अंतिम दाम में बदलाव किया गया है। इस मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही इस मौके पर 251 बोरवेल और कुओं को रिचार्ज करने के कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर दूध सहकारी मंडली को 59 लाख का चेक सौंपा गया। समाज के नवनिर्माण ट्रस्ट द्वारा इस मौके पर सुमसासर शेख की प्राथमिक स्कूल में पहली कक्षा में पढ़ रहे 128 छात्रों को शैक्षिक किट का वितरण किया गया, जिसमें गुजरात प्रदेश भाजपा के महामंत्री और कच्छ सांसद विनोद चावड़ा विशेष तौर पर उपस्थित रहे। 23-24 નો જે ભાવફેર હોય અમૂલ ફેડરેશન દ્વારા અને કચ્છ જિલ્લા દૂધ ઉત્પાદક સંઘ સરહદ ડેરી દ્વારા જે જાહેર કરવામાં આવે છે એનું ભાવફેરનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું। જે 59 લાખ રૂપિયાથી ઉપરની જે ભાવફેર હતો એ તમામ 329 ગ્રાહકોને આજે ચૂકવવામાં આવ્યો। એની અંદર ઉપસ્થિત ગુજરાત પ્રદેશ ભારતીય જનતા પાર્ટીના મહામંત્રી અને કચ્છના સતત ત્રીજી વખત ચૂંટાયેલા લોકપ્રિય સાંસદ અને જનકસિંહ જાડેજા પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। એમાં આપણી વચ્ચે જે સૌથી વધારે દૂધ ભરાવેલ હતો એવા પશુપાલકોનું પણ સન્માન કરેલ હતો। પછી જે ગુજરાત સરકાર દ્વારા જે બીજદાન કરવામાં આવે છે, જે સારી નસલ આવનારા ટાઈમમાં જે સારી નસલ થાય એના માટે જે સરકારશ્રીની જે યોજના છે એ બીજદાનના કર્મચારીઓનું પણ સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું। અને બીજી વાત એ કે ગુજરાત સરકાર દ્વારા જે આપણા ઘણા ફેટ ઓછા આપતી હોય ભેંસ, પણ ભેંસ સારી હોય તો સૌથી વધારે બીજદાન કરાવે ભેંસોનું અને ગાયોનું, એવી પણ મારી એક અપીલ છે। અને સૌથી વધારે આજે સતત 5મું વર્ષ છે જે 900થી ઉપર દૂધ સહકારી મંડળીઓ છે, સતત 5મું વર્ષ છે। આજે શ્રી સુમરાસર શેખ દૂધ ઉત્પાદક સહકારી મંડળી છે એ પહેલા નંબર ઉપર આવે છે 900 દૂધ ઉત્પાદક સહકારી મંડળીમાં। એમાં પણ માનનીય વિનોદભાઈ ચાવડા સાહેબે શુભેચ્છા આપી હતી શ્રી સુમરાસર શેખ દૂધ ઉત્પાદક સહકારી મંડળીની અંદર। દર વર્ષે બોનસ વિતરણનો કાર્યક્રમ યોજવામાં આવે છે। આ વર્ષે પણ કરવામાં આવ્યો હતો। આખા કચ્છ જિલ્લાની અંદર સૌથી મોટી મંડળી છે, સૌથી વધારે દૂધ ભરાવતી મંડળી છે, સૌથી વધારે બોનસ મેળવનાર મંડળી છે। આદરણીય શ્રી વિરમભાઈ આહિર એમના સંચાલક છે અને સૌ પશુપાલકો અને માલધારીઓ સાથે મળી કરીને ખૂબ સુંદર અને સરસ રીતે ચલાવે છે, જેનું પરિણામ આજે કચ્છની અંદર મળ્યું છે। અત્યાર સુધી માત્ર સુમરાસર શેખની આ મંડળી છેલ્લા વર્ષોથી શરૂઆત થઈ છે અને આજ સુધી 50 કરોડ રૂપિયાથી વધારે દૂધ અહીંથી ભરવામાં આવ્યું છે રૂપિયાનો। અને સાથે સાથે 3.25 કરોડ રૂપિયા બોનસ બધા જ પશુપાલકોને મળી છે અત્યાર સુધી। એટલે ખૂબ મોટી રકમ કહેવાય। આપણા દેશના વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ કે હંમેશા સહકારથી જે સમૃદ્ધિની વાત કરતા હોય, આજે કચ્છ જિલ્લાની અંદર જેનું પરિણામ આજે આપણને જોવા મળી રહ્યું છે। સાથે સાથે વિસ્તારમાં ચારે ગામ સુમરાસર, કુનરિયા, ઢોરી અને લોરિયાની અંદર જે આપણા પડતર કુવા અને બોર છે। गुजरात के वडोदरा के गोत्री इलाके में बीती रात बरसी भारी बारिश के चलते एक बड़ा सा पेड़ धराशायी हो गया। गोत्री उषा नगर निकट बड़ा सा पेड़ धराशायी होने से 2 रिक्शाओं को नुकसान पहुंचा है। यह पेड़ वहां से गुजर रही रिक्शाओं पर गिरा। इस रिक्शा में 5 यात्री भी सवार थे,
जो बाल बाल बच गए हैं। घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड ने रिक्शा पर गिरे हुए पेड़ को हटाने की कवायद की। मानसून की शुरुआत से ही लगातार पेड़ गिरने की घटनाएं सामने आ रही है। ऐसे में कॉरपोरेशन को इस पर ठोस कदम उठाने चाहिए, ऐसी मांग वडोदरा के लोगों द्वारा की जा रही है। गुजरात के वडोदरा में पिता की उम्र के व्यक्ति द्वारा 21 वर्षीय युवती पर दुष्कर्म की शिकायत भायली पुलिस थाने में दर्ज कराई गई है। जय ठक्कर नामक शख्स ने लोन देने के नाम पर लड़की के साथ कथित रूप से दुष्कर्म किया है, ऐसे आरोप लगाए गए हैं। जय ठक्कर के साथ मुलाकात के बाद पीड़िता उसके साथ उदयपुर भी गई थी और एक रात शराब पीने के बाद लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया, ऐसी शिकायत दर्ज कराई गई है। मैं बाहर से फाइनेंस की फील्ड में काम देती थी आरोपी जय ठक्कर को, और उसमें ऐसा था कि उन्होंने फिर मुझे ऑफ़र किया था कि हमारे यहाँ पे आ जाओ, हम ज़्यादा हो जाएगा बेनिफिट ये वो। तो उसके हिसाब से मैं उनको केसेस वगैरह देती थी। हमारा ये लेन देन पिछले साल से ही चालू था। उसके बाद मैं अक्टूबर नवंबर में अब बड़ौदा आ गई थी काम काज के सिलसिले में। फिर कुछ चीज़ें मेरे साथ ऐसी हुई नवंबर महीने में कि मेरे सर ही मेरे साथ कुछ फिज़िकल होने लगे ये वो। फिर बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई है, मेरा मिसयूज़ किया गया है पैसों के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए। उसके बाद उस चीज़ से मैं तंग आ गई थी, उस चीज़ को मैंने बहुत चलाया। फिर उन्होंने मुझे उनके फ्रेंड का एक घर दिलाया जो मैंने ख़रीदा हुआ है वेचाण करार पे। तो उसमें ऐसा था कि वो वहाँ पे आते थे, मेरे साथ कुछ गलत हो रहा था वो कर रहे थे, और फिर कुछ पैसों की चीज़ों में जब मैंने मांगे उनसे मैं कैंसल चेक मांगे तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मारा था, और मारने में मेरे से वो सहन नहीं हुई चीज़ें। तो मैंने 100 नंबर डायल किया था पुलिस केस करने के लिए। तो हम लोग फिर यहाँ पे आए और केस करने के लिए, तो पुलिस वालों ने मेरा केस नहीं लिया, ये बोल के कि आपके हमारे उसमें नहीं लगता है, हम नहीं कुछ कर सकते, आपका पर्सनल मैटर है। हमसे पूछ के पैसे दिए थे, हमसे पूछ के बातचीत में थे, आप कैसे बिना जाने पैसे दे रहे हो, ये वो सब चीज़ें। और सब चीज़ें मुझ पे ही डालने लगे, क्योंकि मुझे पता नहीं था जब मेरे साथ ये चीज़ें हो रही थी कि वो मैरिड है। उसके बाद से मुझे पता चली थी, तो वो लोग मुझ पे डाल रहे थे कि मैंने उनको मतलब उनको फंसाने के लिए मैं ये सब कर रही हूँ ये वो। तो मुझसे वो चीज़ सहन नहीं हुई, इन्होंने मेरी कंप्लेंट नहीं ली। सामने तालाब में मैं कूदने के लिए चली गई, मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया, तो लोगों ने मुझे वहाँ से बाहर निकाला, बचाया, और लोगों ने मुझे वापस यही पुलिस स्टेशन में दे दिया, और कुछ लोगों ने मीडिया में ये डिटेल डाल दी। तो उस हिसाब से फिर उन लोगों ने मेरी कंप्लेंट ली, बट कैसी ली, ओनली मारामारी की, और मेरे कुछ पैसे लिए हैं उन्होंने उसकी। जो मेरे साथ पूरा बना हुआ वो सुनना भी नहीं चाहते। वो हमेशा यही बोलते कि मैडम हम क्यों सुने, आपने हमको बोल के थोड़ी किया था। इधर यही सुनने में आता है कि मैडम हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है आपकी बात में। मैंने फिर हमारे लॉयर जो है शाह सर, उनको मैंने ये सब बातें बताई, उनको मैंने कांटेक्ट करा, तो उन्होंने बोला मुझे कि मैं आपको टाइप करके दे देता हूँ, आप ये लेके जाके उनको दो, उनको लेनी ही पड़ेगी। तो लेने गई मैं, तो मुझे पता था, तो मैंने उस सर की रिकॉर्डिंग करी। वो सर ने पता नहीं क्या, तो उन्होंने मना कर दिया, बोलते हैं हमारे यहाँ का बना ही नहीं है, अगर जो चीज़ें हुई है वो स्टार्टिंग हुई है उदयपुर में, तो हम यहाँ से वहाँ पे केस ट्रांसफ़र कर देंगे। आगे हम ऐसा करने वाले हैं कि जैसा उसने बताया कि वो 5 तारीख को जो बना हुआ था वो पुलिस स्टेशन आई थी खुद से, उस टाइम में नहीं था, लेकिन यहाँ से फरियाद नहीं ली, इसलिए उसने सुसाइड का ट्राई किया। फिर पुलिस वाले ही उसको वहाँ से निकाल के लेके आए और अर्जी ली, जो आरोपी उसकी अर्जी ली, उसके खिलाफ़ अर्जी ली उन्होंने, और फिर उसको एक रात रख के फिर छोड़ दिया उसने। और जानने को ऐसा भी मिला है कि वो यहाँ पार्टी भी हुई थी, आरोपी को खाना भी अच्छा परोसा गया था, कोल्ड कोको भी मंगवाया गया था, और उनको यहाँ से छोड़ दिया। और वो एफआईआर की ही नहीं, उन्होंने सिर्फ अर्जी ली थी। उसके बाद लड़की मेरी ऑफिस आई, एनजीओ के थ्रू आई है, मैं एनजीओ का मतलब लीगल एडवाइज़र हूँ, तो ये केस मेरे पास आया। फिर मैंने अर्जी यहाँ उसको ड्राफ्ट करके दी, ये अर्जी मैंने उस ड्राफ्ट करके दी,
ये लड़की 2 दिन पहले इधर आई थी, तो उन्होंने ऐसा बोला कि ये अर्जी हम नहीं ले सकते। वो क्यों कारण है वो पुलिस ही बता सकती है, हमको पता भी नहीं है कि ये अर्जी क्यों नहीं ले रहे। इसलिए हम आज फिर से अर्जी यहाँ देने आए। उसमें ऐसा है कि लड़की का वो लड़के ने विश्वास में ले लिया कि मैं तेरे साथ शादी करूँगा, और फिर अभी उसने बोला कि आप मेरे से कब शादी करोगे, तो उसने ऐसा बोला कि मैं शादीशुदा हूँ, मैं तेरे से शादी नहीं कर सकता, और उसका यूज़ करके उसको छोड़ दिया। और लड़की से 7 लाख रुपए भी लिए, जो हमारे पास रिकॉर्डिंग है, चैट्स की सब कॉपी है हमारे पास सब है। हम दोनों करवाने वाले, क्योंकि उसने फर्स्ट तो उदयपुर लेके गया था, तो उदयपुर उसने ड्रिंक करके लड़की के साथ गलत काम किया था। उसके बाद वो भरूच भी लेके गया है, सूरत भी लेके गया है, अंकलेश्वर लेके गया है, इवन बड़ौदा में भी लेके गया है। और अभी लड़की जहाँ पे रह रही है वो फ्लैट खुद आरोपी ने दिलवाया है, उसके फ्रेंड का है। और लास्ट 2 मंथ से भाईली में वो खुद वहाँ जाता था और उसके साथ शारीरिक संबंध बांधता था। गुजरात के वडोदरा में हुए लोकसभा चुनाव 2024 में गड़बड़ियां हुई होने की आशंका लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले निर्दलीय प्रत्याशी राहुल व्यास ने जताई है, जिस पर गुजरात हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। राहुल जी, लोकसभा चुनाव को लेकर आपने कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, क्या थी वो याचिका और क्या उस पर आदेश दिए गए? मैंने बड़ौदा का इलेक्शन कैंसिल करने के लिए इलेक्शन पिटीशन गुजरात हाईकोर्ट में डाली थी। पिटीशन डालने का रीजन ये था कि इस इलेक्शन में सालों से गड़बड़ियां हो रही है, वो गड़बड़ियां मुझे दिखी, उसी को ग्राउंड बना के मैंने गुजरात हाईकोर्ट, माननीय गुजरात हाईकोर्ट को अप्रोच किया था। 2 तारीख को मेरा पिटीशन एक्सेप्ट किया गया, 5 तारीख को हियरिंग हुआ, डेट आया, 12 तारीख को फाइनल ऑर्डर जो भी आया है उसके हिसाब से अब हर एक ओपोनेंट पार्टी को, यानी जिसको मैंने मेरा इश्यू बनाने वाले लोग देखे हैं, बीजेपी का कैंडिडेट, रिटर्निंग ऑफिसर और इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को ये नोटिस मिलेगा। ये ऑर्डर गुजरात हाईकोर्ट ने कल दे दिया है। क्यों आपको ऐसा लगता है कि लोकसभा चुनाव में कुछ गड़बड़ियां हुई है या कुछ अनियमितता, कैसी अनियमितता पर आपने कोर्ट को अवगत कराया है? पहले तो जो रूलिंग पार्टी के कैंडिडेट है उनके नाम को लेकर ही डिस्प्यूट था, उनके एफिडेविट को लेकर डिस्प्यूट था। उसके अलावा लास्ट अगर 4 इलेक्शन का मैंने जो डेटा देखा, ये सबसे बड़ी बात है, लास्ट 4 इलेक्शन से 2014 में बीजेपी के कैंडिडेट को 72% वोट मिला, जब बड़ौदा के 71% लोगों ने वोट दिया था। यानी उस टाइम पे पॉपुलर नेता मोदी जी थे, तो हमें लगता है कि 71% में से वो 71% का 72% बीजेपी को मिल सकता है। उसके बाद बाईपोल हुआ, जो बाईपोल के अंदर अगेन वोटिंग परसेंटेज 71 से सीधा 47 हुआ। 47 के अंदर भी 72% बीजेपी को मिला था। ये भी कम नहीं है। उसके बाद थर्ड इलेक्शन आया, जहां इलेक्शन का वोटिंग परसेंटेज 68 है, बट बीजेपी के कैंडिडेट को फिर से 72 आया। यानी 3 इलेक्शन से कंसिस्टेंट 72 मुझे लगा शायद हो सकता है। लोग यहाँ ब्लाइंड है तो ये पॉसिबल है, बट अगर 2024 का इलेक्शन देखो ना, तो उसमें भी 61% में से 72% बीजेपी के कैंडिडेट को मिला है। और अगर आप बीजेपी, कांग्रेस और नोटा का टोटल चारों इलेक्शन का करेंगे तो आप सरप्राइज होंगे, 98% वोट खाली इन 3 लोगों को मिलता है, जो थोड़ा डिफिकल्ट है ना, क्योंकि अगर 2014 में 8 लोग थे प्लस नोटा, उसमें भी 2% अदर्स। 2014 के बाईपोल में 4 लोग थे नोटा के साथ, उसमें भी 2 बंदों को 2%। उसके बाद 14 लोग हुए प्लस नोटा, वहां भी आप 2% बीजेपी, कांग्रेस के अलावा लोगों को मिलते हैं। और इस इलेक्शन में भी 2% 14 लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। और अगर आप 2019 और 24 में देखोगे तो रिजल्ट ऑलमोस्ट डिट्टो कॉपी पेस्ट है। आपको 0.0% के आसपास का आपको डिफरेंस दिखेगा। नाम में डिफरेंस है, बाकी परसेंटेज में कोई डिफरेंस ना होना। एक शंका मेरे दिल में आई कि ऐसा कैसे हो सकता है कि बड़ौदा में 5 साल से लोग चेंज हो रहे हैं, कैंडिडेट चेंज हो रहे हैं, हर कोई अपना पैसा मेहनत डालने के बाद भी बीजेपी और कांग्रेस के अलावा किसी को 1% भी वोट नहीं मिल रहा। वो थोड़ा अजीब लग रहा है ना। आप खुद सोचो कि लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, मीडिया इतना बोल रहा है, तब भी बीजेपी के लोगों को 6-6 लाख वोटों से जीतना थोड़ा डिस्प्यूटेड लगा। इसीलिए सारे तथ्यों को लेके
माननीय गुजरात हाईकोर्ट को मैंने खुद अप्रोच किया। मुझे ऐसा लगा था ये काम मेरा नहीं है, बट अगर हम नेशनल पार्टी की बात करें तो पता नहीं उनको क्या प्रॉब्लम है, क्या सेटिंग है कि वो कभी भी इलेक्शन कमिश्नर जो भी करता है उसको आंखें बंद करके एक्सेप्ट करते हैं। आपको लगता है ये जो इलेक्शन है वो कैंसिल हो सकता है, लोकसभा चुनाव 2024? यस, बड़ौदा के लिए तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ कैंसिल होगा, क्योंकि यहाँ बहुत इरेगुलरिटी इंग्लिश में बोले तो है, और उसी को लेके मैंने इलेक्शन कमिश्नर को ऑलमोस्ट 5 ईमेल से ज्यादा किए, एक भी ईमेल का इन्होंने जवाब नहीं दिया। और मुझे लगता है इलेक्शन कमिश्नर खाली आपकी पॉलिटिकल पार्टियों के लिए है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को तो ये कचरा समझ रहे हो ना, ऐसा मुझे दिख रहा है।